हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों को अब करना है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन। अब हम लोगों को आज केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करना है। अब हम लोग आज क्या करेंगे, मतलब कि जो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में पढ़ा कि एनर्जी इज कंजर्व, उसका यूज़ करेंगे और हम लोग अब केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे। तो नीचे हेडिंग लिखो थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस की हीट के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखो, जब आप कोई भी रिएक्शन करते हो तो देखो दो चीज़ें हो सकती है, या तो हीट रिलीज होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब होगा। आप बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हीट न रिलीज हो न एब्जॉर्ब हो। बेटा एक्चुअल में ऐसी बातें मैथ्स में हो सकता है, पर केमिस्ट्री में ये एक्चुअल में नहीं होता है। मतलब केमिस्ट्री में आप रिएक्शन करा रहे हो, कोई मजाक थोड़ी ना कर रहे हो कि जीरो हो जाए हीट। अरे ये कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा। वो सब मैथ्स में हो सकता है कि जीरो आ गया, इनफाइनाइट आ गया, पर केमिस्ट्री में नहीं। रिएक्शन करेंगे या तो हीट रिलीज होती है या फिर हीट एब्जॉर्ब होती है। मतलब नॉर्मली हीट जीरो नहीं होता, मतलब जीरो वैसे होता नहीं किसी रिएक्शन का। तो इसमें नीचे लिखो इन अ केमिकल रिएक्शन हीट में बी रिलीज्ड और हीट में बी एब्जॉर्ब्ड। तो अब देखो इसमें क्या होता है, एक होता है वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले लिखो, मतलब फर्स्ट लिखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें नीचे लिखो एक्सो मतलब बाहर जाना। तो लिखो इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। तो हीट रिलीज हो रहा है और साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब कोई भी चीज सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होगी तो उसको आपको लेना माइनस साइन से। तो देखो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ए प्लस बी से बनेगा सी प्लस डी। हीट रिलीज हो रहा है तो आप इसमें हीट क्या लोगे, हीट विल बी माइनस एक्स, मान लेते हैं ऐसा, किलोजूल पर मोल। ऐसा लिखा रहेगा किलोजूल। हीट इज रिलीज तो माइनस साइन के साथ, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा ए प्लस बी से बनता है सी प्लस डी, और मतलब ए प्लस बी से सी प्लस डी भी बना और साथ में हीट रिलीज भी हो गया। तो साथ में प्लस होगा एक्स किलोजूल पर मोल, हीट रिलीज भी हो गया। तो C प्लस डी भी बना और साथ में हीट रिलीज भी हो गया, तो प्लस एक्स किलोजूल पर मोल। तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज, ठीक है। फिर अब इसमें नीचे सेकंड लिखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस हीट इज एब्जॉर्ब, ठीक है। इन दिस हीट इज एब्जॉर्ब, तो हीट आपका एब्जॉर्ब होता है। तो जब हीट क्या होगा, गेन होगा, तो हीट को आप लिखोगे प्लस साइन से। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी से बनता है सी प्लस डी। ऐसे ए बी ऐसे कुछ रैंडमली लिख दिया है, और इसमें जो हीट होगा आपके पास वो क्या होगा, प्लस वाई किलोजूल पर मोल। हीट क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, हीट गेन हो रहा है तो उसको प्लस साइन से, हीट रिलीज होगा माइनस साइन से। तो अब हीट गेन हो रहा है तो मतलब यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो ए प्लस बी, और रिएक्टेंट को कुछ हीट देना पड़ा। तो रिएक्टेंट को जब कुछ हीट दे दोगे तो इसी से क्या बनेगा, इसी से बनेगा प्रोडक्ट C प्लस डी, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होगा, A प्लस बी से बनेगा C प्लस डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ठीक है। तो हम लोगों को ये रिएक्शन मतलब करने के पहले सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आपका जो हीट होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हीट को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें। तो देखो हमें इस चैप्टर में या इस सेक्शन में, चैप्टर के सेक्शन बहुत ढेर सारे हीट्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि भाई हीट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर हीट के बारे में और भी कुछ चीज़ें समझेंगे। तो पहले नीचे लिखो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ द रिएक्शन, कि कौन कौन से फैक्टर हीट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं। देखो जब आप कोई रिएक्शन को करते हो, जैसे मतलब आपने कोई रिएक्शन किया, तो हमें रिएक्शन करवाने के लिए किसी न किसी कंटेनर का यूज करना पड़ेगा। तो कंटेनर जो होगा वो या तो रिजिड हो सकता है, रिजिड मतलब जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है,
या फिर पिस्टन मूविंग कंटेनर, ठीक है। तो दो ही टाइप के कंटेनर हो सकते हैं, रिजिड कंटेनर या फिर पिस्टन मूविंग कंटेनर। अगर एक रिजिड कंटेनर में अगर आपने रिएक्शन को करवाया तो रिजिड कंटेनर में वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वहां पे जो भी हीट का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो डेल्टा ई कहलाएगा। तो वो डेल्टा ई क्या होता है आप पीछे जाके देख सकते हो। डेल्टा ई का एक डेफिनेशन ये था, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट एक्सचेंज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो भी आपके पास क्या कहलाता है, वो भी आपके पास कहलाता है हीट। तो अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर हीट एक्सचेंज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो कहलाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर एक रिजिड कंटेनर है तो अगर एक पिस्टन मूविंग कंटेनर है तो पिस्टन मूविंग कंटेनर में देखो क्या होगा। अगर एक पिस्टन मूविंग कंटेनर है तो पिस्टन मूविंग कंटेनर में क्या होता है, आपको मैंने कहा था प्रेशर कांस्टेंट होता है। अगर प्रेशर इसमें कांस्टेंट है तो उस केस में जो भी हीट एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो कहलाता है डेल्टा एच। तो इसमें नीचे लिखो ये चीज आपको एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग इस थर्मोकेमिस्ट्री में बोलेंगे हीट पर नॉर्मली लिखते हैं डेल्टा ई या डेल्टा एच, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो वैसे डेल्टा एच ही लिखते हैं पर एक दो बार डेल्टा ई भी लिखा जाएगा। तो इसमें नीचे लिखो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई, ठीक, इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई। तो फिर इसमें एक नीचे डायग्राम लिख लो, इसका क्या है रिजिड, एक डायग्राम ड्रॉ करो, रिजिड कंटेनर ये। तो अगर रिजिड कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो इसके केस में जो हीट होगा वो डेल्टा ई लिखा जाएगा। तो बोला तो जाएगा हीट ऑफ द रिएक्शन पर लिखा जाएगा डेल्टा ई, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन रिजिड कंटेनर then in that case heat of reaction is written as delta E. Then in that case heat of reaction is written as delta E. अगर रिजिड कंटेनर होगा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हीट ऑफ द रिएक्शन को क्या लिखना है, डेल्टा ई लिखना है, ठीक है। ये आपको लिखना है, समझ में आ रहा होगा ये। फिर अब इसमें नीचे लिखते हैं सेकंड पॉइंट, लिखो नीचे लिखो, मतलब इसी में नीचे लिखो, अच्छा लिखो if reaction take place in piston moving container, in that container pressure is constant, heat exchange between system and surrounding at constant pressure is known as चेंज इन इंथैल्पी और ब्रैकेट में लिख लो डेल्टा एच, ठीक है। हीट एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के में किया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा एच, ठीक है। उसको डेल्टा एच बोलेंगे, चेंज इन इंथैल्पी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे किया तो डेल्टा एच, कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो डेल्टा ई, ठीक है। ये आपके पास होगा। तो अगर आपके पास एक पिस्टन मूविंग कंटेनर है तो इसमें जो भी हीट होगा मतलब यहाँ तो वो क्या कहलाएगा डेल्टा एच। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है तो इसलिए वहां पे डेल्टा एच का यूज करते हैं। अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो उसका यूज हम लोग उसका लिए वहां पे डेल्टा ई का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कहाँ पे होता है, कांस्टेंट आपके पास किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए डेल्टा एच को लिखते हैं, ठीक है। अब डेल्टा एच और डेल्टा ई के बारे में हम लोग रिलेशन चलो अभी नहीं लिखते, थोड़ी देर बाद लिख लेंगे। पहले तो यही देख रहे हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर पे डेल्टा ई मतलब हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला तो इसी बात पर डिपेंड करता है रिएक्शन करवा किस में रहे। अगर रिएक्शन को आपने एक रिजिड कंटेनर में करवाया तो हीट ऑफ द रिएक्शन कहलाएगा डेल्टा ई। अगर आप रिएक्शन पिस्टन मूविंग में करवाते हो तो हीट ऑफ द रिएक्शन कहलाएगा डेल्टा एच। तो हीट ऑफ द रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कंटेनर क्या है, कंटेनर एक रिजिड है, कंटेनर एक पिस्टन मूविंग है। रिजिड कंटेनर होगा तो डेल्टा ई, पिस्टन मूविंग होगा तो डेल्टा एच, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, कंटेनर पे। तो इसमें लिखो सो हीट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंटेनर, तो कंटेनर पे डिपेंड करता है।
रिजिड कंटेनर में डेल्टा ई कहलाएगा, पिस्टन मूविंग में डेल्टा एस। ठीक है, ये हमारा ये पहला पूरा ये पूरा फर्स्ट पॉइंट था, मतलब फर्स्ट पॉइंट कि वो कंटेनर पे डिपेंड करता है। ठीक, कंटेनर पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड कर सकता है देखो, सेकेंडली तो इसमें नीचे लिखो हीट ऑफ अ रिएक्शन, हीट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिकल state of reactant and product. Heat of a chemical reaction depends on physical state of reactant and product. reactant and product के physical state पे भी डिपेंड कर सकता, मतलब डिपेंड करता है। अभी हम लोग ये नहीं देख रहे कि भाई किसका हीट ज़्यादा है किसका हीट कम, बस ये देख रहे हैं कि किस पे डिपेंड करता है। तो देखो इसका क्या मतलब है, आपने एक रिएक्शन करवाया, मान लेते हैं कि टेम्परेचर आपने बढ़ा के रिएक्शन करवाया और H2O मान लेते गैस बना। ठीक है, इसका जो हीट है वो मान लेते डेल्टा H1 है, हीट मान लेते डेल्टा H1 है। और एक दूसरा रिएक्शन आपने किया और मान लेते यहां पे वाटर जो बनना है वो लिक्विड बनना है। ठीक है, और इसमें हीट है डेल्टा H2। तो हमारे मतलब अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों का फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो हीट अलग अलग होगा। कौन कम है कौन ज़्यादा वो कंपेयर अभी नहीं है, बस ये करें कि ये दोनों सेम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि किस किस फैक्टर पे हीट डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा बाद में देखेंगे। तो मतलब अगर फिजिकल स्टेट बदल गया, चाहे प्रोडक्ट का होगा चाहे रिएक्टेंट का होगा, हीट ऑफ द रिएक्शन बदल जाएगा। मतलब किसी एक का भी बदला, सबका बदल गया तब भी बदलेगा, किसी एक का भी बदला तब भी बदलेगा। तो अगर फिजिकल स्टेट बदल गया, चाहे वो रिएक्टेंट का होगा चाहे वो प्रोडक्ट का होगा, तो हीट ऑफ द रिएक्शन विल चेंज। ठीक है, याद रखना है कि हीट ऑफ द रिएक्शन फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी का भी चेंज हो गया, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का, तो किसी का भी चेंज हो गया, तो एक का चेंज हुआ सबका चेंज हुआ, रिएक्टेंट चेंज हुआ प्रोडक्ट चेंज हुआ। अगर किसी का भी फिजिकल स्टेट चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में कुछ भी चेंज आ गए, तो हीट ऑफ द रिएक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो याद रखना कि हीट ऑफ रिएक्शन फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक्चुअल में कई बार एलिमेंट्स के एलोट्रॉप होते हैं। एलोट्रॉप क्या होता है ये 9th में बताया गया। एलोट्रॉप जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्राफाइट, डायमंड, फ्लोरीन्स, पता होगा ये। तो कई बार एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स होते हैं। तो हीट ऑफ द रिएक्शन अगर एलिमेंट्स के एलोट्रॉप है तो कौन सा एलोट्रॉप लिया है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जिसमें नीचे लिखो हीट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, हीट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एलोट्रॉप of element. Heat of the reaction also depends upon allotrop of element. ठीक है, तो एलिमेंट्स के एलोट्रॉप पे भी डिपेंड करता है। तो इसका देखो मतलब क्या है, जैसे अगर कार्बन, अगर आपके पास डायमंड है, इसकी रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन के साथ करोगे तो क्या बनता है CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस बनेगा। इसको हीट डेल्टा H1 ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपने कार्बन मान लेते ग्राफाइट के फॉर्म में लिया और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो बनेगा CO2 गैस, और इसको ले लेते हैं डेल्टा H2। तो ये दोनों सेम नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना हीट ऑफ द रिएक्शन दोनों का सेम नहीं है। अब एक आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर आप बार बार हीट को बोलकर डेल्टा H क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो बोलते हैं तो हीट है पर लिखते हैं डेल्टा H, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाता है चेंज इन एंथैल्पी। अरे यही तो बताया अभी, तो इसलिए डेल्टा H लिखा जाता है। तो दोनों का जो डेल्टा मतलब H होगा वो सेम नहीं होगा। और डायमंड की स्टेबिलिटी अलग है, ग्राफाइट की स्टेबिलिटी अलग है, तो हीट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होंगे। कौन ज़्यादा स्टेबल कौन कम स्टेबल अभी ऐसा कुछ भी कंपेयर नहीं कर रहे। ठीक है, तो बस याद रखना कि हीट ऑफ द रिएक्शन अलग अलग होगा अगर एलोट्रॉप्स अलग अलग होंगे। सारे एलिमेंट्स के एलोट्रॉप नहीं होते, पर जिनके एलोट्रॉप्स होते हैं तो उनमें कौन सा एलोट्रॉप लिया है उस पर हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। जैसे कि इसका कार्बन का होता है एलोट्रॉप, फॉस्फोरस का होता है रेड, ब्लैक मतलब वाइट, तो उस पर भी डिपेंड करता है कौन सा फॉस्फोरस लिया है। तो
जिन एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स होते हैं तो उनके एलोट्रॉप्स पे डिपेंड करता है कि आपका हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये तो 3 होगा, इसके अलावा एक फैक्टर और है जिस पे हीट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं जैसे H2 प्लस O2 से बनता है H2O, गैस ही बनना है, गैस ही। वो रिएक्शन अगर आप मान लेते 150 डिग्री पे कराओगे तो हो सकता है हीट रिलीज आपका कुछ होता है, कुछ भी मान लो 10 किलो जूल, 20 किलो जूल। फिर से H2 प्लस O2 से मान लो H2O बनता है, वाटर ही बनता है, और वो रिएक्शन में 250 पे कराया। दोनों के केस में मान लेते एक बार 150 पे कराया, एक बार 250 पे कराया। इन बोथ केसेस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम होगा। इन बोथ केसेस फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, बट हीट ऑफ द रिएक्शन in both the cases will not be same. Heat of the reaction will be different. तो heat of the reaction क्या होगा, different होगा। किसका ज़्यादा है किसका कम हमें नहीं पता है, पर ये ध्यान रखना है कि heat of the reaction will be different, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, 4th पॉइंट लिखो heat of the reaction also depends upon temperature at which chemical reaction take place। तो टेम्परेचर एट विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो हीट ऑफ द रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा एट विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, जिस पे केमिकल रिएक्शन आपका होता है, ठीक है। कब कम होगा कब ज्यादा होगा ये कंपेयर नहीं करे, बस बोले भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हीट ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो जैसे आप लिखना चाहो कि कोई भी रिएक्शन लिख लो, मान लो कि 2H2 प्लस O2 से बनता है 2H2O गैस। मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर है T1, मान लो कुछ भी 150 डिग्री, और इसका हीट है डेल्टा H1, और दूसरा सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। T2, तो ये क्या होगा डेल्टा H2। तो इसमें जो डेल्टा H1 होगा वो डेल्टा H2 के इक्वल नहीं होगा, मतलब दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। इस टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाने के लिए एक लॉ होता है किरचॉफ लॉ, अभी थोड़ी देर में करते हैं उसको, लेकिन समझने के पहले हीट ऑफ द रिएक्शन को समझ लेते हैं। पहले हीट ऑफ द रिएक्शन को समझ लेते हैं, पहले हीट ऑफ द रिएक्शन को समझते हैं, फिर हम लोग इसमें समझते हैं किरचॉफ लॉ को। तो देखो हीट ऑफ द रिएक्शन का क्या मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो अब नीचे लिखो हीट ऑफ द रिएक्शन, ये हेडिंग लिखो। तो देखो एक रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, और इससे क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब देखो ये होता है कि जैसे मान लो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, और प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, और दोनों का डिफरेंस होता है हीट ऑफ द रिएक्शन। जैसे एग्जांपल समझो, मान लो रिएक्टेंट का जो एनर्जी मान लेते हो 500 किलो जूल है, और प्रोडक्ट का एनर्जी कितना है, सपोज करते हैं 600 किलो जूल। तो ये 500 या 600 मतलब एनर्जी बढ़ गया, तो एनर्जी बढ़ गया तो एनर्जी देना पड़ा होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक। मान लो कैसे आएगा, तो दिया रहेगा, आप उसको कुछ बता नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ हीट ऑफ द रिएक्शन होता क्या है। पहले मान लो इसका हीट है 500 किलो जूल, इसका हीट है 600 किलो जूल। हीट बढ़ा तो हीट देना पड़ेगा, तो रिएक्शन हो जाता है एंडोथर्मिक। मान लो इसका हीट है 500 किलो जूल, इसका हीट है 400 किलो जूल, तो हीट कम हो गया तो हीट रिलीज हुआ, तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो होता क्या है, जब आप बोलते हो डेल्टा H हीट ऑफ द रिएक्शन, तो हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होगा, ये आपको मतलब डेल्टा H मतलब भाई हीट, हम ये मान के चले रिएक्शन कांस्टेंट आपका प्रेशर पे हो रहा है, नॉर्मली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो वो होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो हीट ऑफ द रिएक्शन का देखो मतलब ये होगा कि आप प्रोडक्ट की हीट में से रिएक्टेंट की हीट को माइनस करते हो, ठीक है। अगर आपका जो हीट ऑफ रिएक्शन है, इसको मैं RXN लिख देता हूँ, रिएक्शन मतलब ये शॉर्टकट है। अगर ये नेगेटिव आता है तो ये एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होगा कि हीट रिलीज हुआ, जिसका मतलब होगा कि हीट ऑफ प्रोडक्ट जो होगा वो कम होगा हीट ऑफ रिएक्टेंट से। अरे रिएक्टेंट का हीट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का हीट कम है, मतलब कि हीट रिलीज कर दिया, मतलब पहले ज्यादा हीट अब कम, मतलब बचा हुआ हीट रिलीज कर दिया, तो वो होगा हीट ऑफ द रिएक्शन।
तो हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या होगा, आपको प्रोडक्ट की हीट में से रिएक्टेंट की हीट को माइनस करना है, ये इसका मतलब होगा। या फिर आपका अगर हीट ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव आता है, दिस मीन्स एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, दिस मीन्स दैट हीट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपके पास का मतलब होता है। हीट ऑफ द रिएक्शन जीरो नहीं हो सकता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट सेम होना पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, होता ही नहीं ऐसा। तो ये दो केस हो सकते हैं। हीट ऑफ द रिएक्शन का मतलब क्या है कि आपको प्रोडक्ट के हीट में से रिएक्टेंट की हीट को माइनस करना होता है। ठीक है, हम लोग हीट ऑफ द रिएक्शन को समझने के लिए कुछ एक दो चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते एक रिएक्शन लिखा है, पहले समझो A टाइम्स A, पहले चलो कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल है 3H2 गैस, फिर N2 गैस, इससे बनता है 2 अमोनिया गैस। ठीक है, अगर आपको इसका हीट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, मान लेते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन लिखना है इसका, तो कैसे लिखते हैं देखो, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करना है, कितना बनना है 2 या फिर ये 1 है, तो ये भी मतलब बताना पड़ेगा। तो क्या होता है देखो, 2 टाइम क्या होगा हीट ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का जो भी हीट होगा, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे, ये 2 है तो इसको 2 टाइम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस होगा आपका 3 टाइम क्या होगा हीट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, माइनस क्या होगा आपका हीट ऑफ आपका हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन। तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास सपोज करते हैं A टाइम्स A का रिएक्टेंट, आपने अरे इसमें स्टेट मेंशन नहीं करे, चलो A टाइम्स है, मोल में लिखा ही था, ये तो पता था रिएक्शन को लिखने का ये जनरल फॉर्म होता है B टाइम्स B। इससे क्या बनेगा C टाइम्स C एंड D टाइम्स D। ठीक है, तो इसमें देखो जो हीट ऑफ रिएक्शन जो होगा, जो लिखा जाएगा, ये बनना C टाइम, तो आप क्या लिखोगे C टाइम हीट ऑफ C। ठीक है, प्लस हो गई ये D टाइम बनना है तो हीट ऑफ D। ठीक है, वो A टाइम कंज्यूम हुआ है तो माइनस होगा A टाइम हीट ऑफ A, और ये B टाइम कंज्यूम हुआ है तो माइनस होगा B टाइम हीट ऑफ B। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड होता है, प्रोडक्ट के हीट में से रिएक्टेंट को हीट को माइनस करना होता है, तो ये आपका होता है हीट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना होता है। समझ में आ रहा है? अब हीट ऑफ द रिएक्शन जो होगा, जैसे ये लिखते हैं, तो नॉर्मली इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगा, मान लो 10, 20, 30, -20, -30 जो भी होगा, मान लेते जो भी होगा वो x जो भी है x ले लेते, प्लस भी हो सकता है, एंडोथर्मिक होगा तो नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक होगा तो जो भी होगा। इसमें आगे लिखा होता है किलो जूल पर मोल, इसमें किलो जूल पर मोल, हमेशा हीट ऑफ द रिएक्शन का यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। ये पर मोल का पहले बात ये समझते हैं मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि मतलब जितने लोग पढ़ाते हैं, मतलब टीचिंग जो करते हैं या फिर जो लोग स्टूडेंट भी जो होते हैं, मेजॉरिटी को यही नहीं पता होता कि भाई ये पर मोल का मतलब क्या है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैंने कई बार बच्चों से बात की, जैसे 12th पास आउट बच्चे आते हैं, रिपीटर बच्चे जो ड्रॉप आउट करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि बताओ पर मोल का क्या मतलब होता है। लोग 12th पास कर लेते हैं, उनको यही मतलब नहीं होता, तो पर मोल का मतलब क्या है। तो ये पर मोल का मतलब क्या है, पहले यही समझते हैं। देखो पहली बात तो ये पर मोल का मतलब क्या है, ये पर मोल किसी रिएक्टेंट या फिर किसी प्रोडक्ट का पर मोल नहीं बता रहा है। ये पर मोल किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट का पर मोल नहीं बताता। फिर ये बताता क्या है, ये बताता है ये है एक्चुअल में, जब A का A मोल कंज्यूम होगा, B का B मोल कंज्यूम होगा, और C का C मोल बनेगा, और D का D मोल बनेगा, तब जो हीट रिलीज होगी वो होगा x किलो जूल। मतलब कि ये पर मोल ये बताना चाह रहा है कि जो कोफिशिएंट्स है आप उसको मोल ले सकते हो। जैसे समझो, ये इसमें क्या बताना चाहता है, अगर हाइड्रोजन के 3 मोल कंज्यूम होंगे, अगर नाइट्रोजन के 1 मोल कंज्यूम होगा, तो अमोनिया का 2 मोल बनेगा, तो जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो जो भी मान लो XYZ जो भी होगा वो होगा किलो जूल पर मोल। तो पर मोल ये बताता है कि जो कोफिशिएंट्स है आप उसको मोल समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो
तो पर मोल आपको बताता है कोफिशिएंट को मोल लेके सॉल्व कर दो, तो ये इसका मतलब, इसीलिए इसको पर मोल लिखते हैं, ठीक है। ये किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पर मोल नहीं, ये है पर मोल ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्या है, ये आपका है पर मोल ऑफ रिएक्शन। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, तो लिखो दिस मीन्स दैट व्हेन ए, मतलब लिखो स्मॉल ए, लिखो ऐसे, व्हेन दिस मीन्स दैट व्हेन ए मोल ऑफ ए react with B mole of B and it form C mole of C and D mole of D, then heat of reaction is x kilojoule, then heat of reaction is x kilojoule। फिर आगे लिखो, इसमें लिखो in this per mole means that you can take, in this per mole means that you can take stoichiometric coefficient of reactant and product as the mole of reactant and product, ठीक है। होता क्या है कि लोग इसको मतलब नहीं समझते और अचानक इस चैप्टर में क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है वही मोल ले लेते हैं। भाई कोफिशिएंट को मोल इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये पर मोल लिखा होता है, अगर पर मोल नहीं लिखा है तो नहीं लेना। तो पर मोल का मतलब क्या है कि जो कोफिशिएंट आप उसको मोल समझ के सॉल्व कर सकते हो। तो जो पर मोल होता है इसका मतलब ये है कि नाउ यू कैन टेक कोफिशिएंट एज द मोल, तो अब आप कोफिशिएंट को मोल समझ के सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसका 2 मोल बना, इसका 3 मोल बना, इसका 1 मोल बना, ठीक है। अब समझो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिखो, नीचे क्वेश्चन लिखो, जैसे यही रिएक्शन लिख लो, ठीक है। आपको बोला है कि इसका हीट ऑफ रिएक्शन मान लेते गिवन है कि जैसे -200 किलोजूल पर मोल, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। नीचे लिखो फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन, दो केस करते हैं, व्हेन 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज टेकन, ठीक है। जब 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, व्हेन 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज टेकन, तो 3 ग्राम H2 गैस लिया, बाकी नाइट्रोजन एक्सेस में मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे भी रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। व्हेन 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस इज टेकन, और दूसरा केस लिख लो, सेकेंड केस लिखो व्हेन, एक सेकेंड केस लिख लो व्हेन 51 ग्राम अमोनिया इज फॉर्म, व्हेन 51 ग्राम अमोनिया इज फॉर्म, ठीक है। 2 केसेस में, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या हीट, मतलब फाइंड हीट ऑफ रिएक्शन व्हेन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज टेकन एंड सेकेंड केस व्हेन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया इज टेकन। तो इनको देखो सॉल्व करना। अब देखो इसका मतलब क्या है, पहले वाले केस में क्या है आपका हाइड्रोजन, तो देखो फर्स्ट वाले केस को करते हैं, ठीक है। आपको कितना गिवन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, ठीक है, 3 ग्राम H2, मतलब कितना मोल दे रखा है, इसका मोल 3/2 इतना मोल गिवन है। अब देखो इसका मतलब क्या, पहले इस गिवन इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, देखो इस गिवन इंफॉर्मेशन का मतलब ये है, अगर ये 3 मोल होगा, ये 1 मोल होगा और ये 2 मोल बनेगा, तब इतना हीट रिलीज होगा। पर मोल का मतलब ये है कि जो कोएफिशिएंट इसको मोल ले सकते हो, अगर ये 3 मोल होता तब इतना बनता, अगर ये 1 मोल होता तब इतना बनता, और ये 2 मोल होता तब इतना बनता। अब देखो ऐसा है कि नाइट्रोजन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आप नाइट्रोजन के एक्सेस में लेके चलो। तो देखो क्या है, अगर आप 3 मोल अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते, 3 मोल हाइड्रोजन गैस लेते, ये तो एक्सेस में मान के चलो, तब हीट रिलीज कितना होता, -200 किलोजूल। अरे यही तो होता, पर मोल का मतलब ये कि ये 3 मोल होता, ये 1 मोल होता और ये 2 मोल बनता। तो अगर वो 3 मोल होता तब ये इतना बनता, पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई 3/2 मोल लेना है, तो इतना बोला है कि 3/2 मोल 3 ग्राम लेने को बोला है, तो इसका आधा हो गया। तो अब आधा हो गया है, तो हीट भी देखो क्या होगा, तो हीट भी उसका आधा, अरे 3 मोल की जगह 1.5 मोल उसका आधा, तो मतलब हीट की रिलीज आधा हो जाएगा। तो कितना रिलीज होगा, -100 किलोजूल, ठीक है। तो देखो ये इसका आंसर होगा, समझ में आया। अगर ये 3 मोल होता तो इतना हीट रिलीज होता, अब ये मोल इसका है 3/2, इसका आधा मोल है तो आधा हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज होगा -100 किलोजूल, ठीक है। तो ये इसका पहले वाला पार्ट का आंसर है।
जब आपके पास कितना है 3 ग्राम हाइड्रोजन था। अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं। देखो अमोनिया कितना गिवन है 51 ग्राम, इसका मोल निकालते हैं 51/17 3 मोल, ठीक है 3 मोल निकालते हैं। अब देखो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 मोल बनेगा तो इतना हीट रिलीज होता। तो देखो क्या होगा, अगर ये 2 मोल NH3 इज फॉर्म्ड, अगर ये 2 मोल बनता तो हीट रिलीज कितना होता -200 किलो जूल। अगर ये 2 मोल बनता तब इतना हीट रिलीज होता। तो अगर ये 1 मोल बनता तब हीट रिलीज कितना होता -100 किलो जूल। अरे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अगर ये 3 मोल बनेगा तब क्वेश्चन है कि हीट रिलीज कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हीट रिलीज कितना होगा -300 किलो जूल, ठीक है। तो ये इसका आंसर, 2 मोल बनने पे हीट रिलीज हो रहा था 200, तो फिर 3 मोल बनने पे हीट रिलीज होगा 300, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 300 किलो जूल। तो इस तरीके से करना होता है। तो जब भी पर मोल लिखा है तो इसका मतलब है पर मोल ऑफ द रिएक्शन। दिस मीन्स दैट यू कैन टेक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज द मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो व्हेन जब भी पर मोल लिखा होगा तो आप कोफिशिएंट को मोल ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है हीट ऑफ द रिएक्शन, जो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करके आता है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ चीजें और समझते हैं। तो इसमें नीचे लिखो हेस लॉ, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है, मान लो किसी रिएक्शन को करवाना है, किसी भी रिएक्शन को, हेस लॉ कहता है रिएक्शन को आप 1 स्टेप में करवाओ, 2 स्टेप में करवाओ, 10 स्टेप में करवाओ, 50 स्टेप में करवाओ, हीट ऑफ द रिएक्शन सेम होगा। वो नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड नहीं करता। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन, हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, it does not depend upon number of steps in which chemical reaction take place। किस किस फैक्टर पे देखो डिपेंड करता है। तो मैंने पहले लिखवा दी, 4 फैक्टर लिखवा दी। अरे कंटेनर कैसा है, वॉल्यूम मतलब टेम्परेचर, मतलब कंटेनर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, एलोट्रोपिक फॉर्म और फिजिकल स्टेट, ठीक है। पर ये नंबर ऑफ स्टेप पे नहीं डिपेंड करता, 1 स्टेप में करवाओ, 4 स्टेप में करवाओ, नहीं। तो हीट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट, मतलब कांस्टेंट होगा अगर वो चारों फैक्टर कांस्टेंट है तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ स्टेप इन विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, ठीक है। इसका देखो मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आप A से B बनाते हो, इसका हीट ऑफ रिएक्शन जैसे ΔH1 है, ठीक है। पर आपने एक स्टेप में भी करवा दिया, या मान लो आपने ऐसा करवाया, अगर आपने A से पहले C बनाया, फिर C से आपने D बनाया, फिर आपने D से आपने B बनाया, ठीक है। पहले A से C बनाया, C से D बनाया और D से B बनाया। आप 3 स्टेप में करो या 1 स्टेप में करो, हीट ऑफ द रिएक्शन विल बी द सेम। मतलब कि ΔH1 क्या होगा, ΔH2 ΔH3 प्लस ΔH4 के इक्वल होगा, ठीक है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो आपने अगर C प्लस O2 से मान लो C सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस से आप अगर CO बनाते हो, ठीक है, सपोज करो, इसका हीट रिलीज मान लेते हैं आपके पास होता है -110 किलो जूल पर मोल, ठीक है। पर मोल मतलब कि ये जो कोफिशिएंट वही मोल है। फिर आपने क्या किया, जब CO गैस बन गया, फिर उसमें हाफ O2 का फिर रिएक्शन किया और उससे बनता है CO2 गैस, ठीक है। मान लेते हैं इसका हीट है -280 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा, C सॉलिड प्लस O2 गैस कंबाइन कर दिया तो ये कट जाएगा। हेस लॉ के हिसाब से आप रिएक्शन को वैसे कंबाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्शन का हीट सेम रहेगा, तो क्या बनेगा CO2। रिएक्शन को 2 स्टेप में किया, मतलब पहले इससे ये बना और फिर इससे ये बना। अरे रिएक्शन को क्या किया आपने, पहले इससे ये बनाया फिर इससे ये बनाया, या फिर सीधा सीधा वो बना दिया। 2 स्टेप में करो या 1 स्टेप में करो, हीट बोला सेम। तो अगर इस रिएक्शन का हीट निकालना है तो मतलब इस रिएक्शन का जो हीट होगा वो दोनों स्टेप की हीट का सम होगा।
और यही तो बताया, एक स्टेप में करो 3 स्टेप में करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास -110 प्लस -280, तो कितना होगा -390 किलोजूल पर मोल। तो हीट ऑफ द रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन हो गया जो नंबर ऑफ स्टेप पे डिपेंड नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अगर आप बाहर के जो फैक्टर जो पहले लिखवाए थे अगर वो सेम है तो, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिपेंड मतलब चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से समझते हैं एक दो एग्जाम्पल से। पहले थोड़ा सा मतलब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं रिएक्शन के बारे में। देखो ऐसा है कि जैसे अगर a प्लस बी से कुछ लिख लेते हैं, नीचे लिख लो सम प्रॉपर्टीज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। जैसे मान लो अगर एक रिएक्शन से अगर a प्लस मतलब a से b बनता है, अगर इसका हीट मान लेते हैं डेल्टा H1 है, फिर अगर b से मान लेते c बनता है, इसका हीट अगर डेल्टा H2 है। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो b से b कट जाएगा, a से बनेगा c। अगर रिएक्शंस को ऐड करते तो हीट ऑफ समेशन ऐड हो जाता है। तो लिखना चाहिए कि लो कि व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड हीट ऑफ रिएक्शंस, व्हेन टू रिएक्शंस आर एडेड हीट ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो एडेड। तो इसका जो हीट होगा वो दोनों को ऐड करके आएगा, ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। ये जब भी दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन विल बी एडेड, ठीक है। अगर A से B बनने का हीट मान लो डेल्टा H जो है मान लेते x किलो जूल है, कुछ भी x किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अगर आपने रिएक्शन को पलट दिया, मान लेते B से A कर दिया, तो उसका जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो -x किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसमें लिखना चाहो लिख लो कि व्हेन सेकेंड पॉइंट व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड, व्हेन रिएक्शन इज रिवर्स्ड heat of reaction is also reversed. When reaction is reversed, heat of reaction is also reversed. मान लो अगर A से B बनने में अगर हीट लगता है मतलब 50 किलो जूल, तो B से A बनने में हीट रिलीज हो जाएगा 50 किलो जूल। अगर A से B बनने में हीट लगता है 50 किलो जूल का, तो B से A बनने में 50 किलो जूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वो रिवर्स हो जाएगा, A से B में अगर 50 था तो -50, तो ध्यान रखना -x हो जाएगा। इसमें थर्ड लिखो, देखो इफ केमिकल रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी फैक्टर देन हीट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। मतलब देन हीट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। इसका मतलब कि जैसे अगर A से मान लो B बनता है और इसका जो हीट है मान लेते आपके पास हो x किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे रिएक्शन को, तो जो हीट है वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x कर लो, आगे यूनिट लिख लो, किलो यूनिट लिख लेना, 2 किलो जूल पर मोल। इसको सपोज करते हैं मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया, अरे किसी से, तो जिस भी फैक्टर से मल्टी, तो हीट भी क्या होगा 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं मैंने उस रिएक्शन को सपोज करते हैं आपका क्या मान लेते हैं आपका मैंने y से मल्टीप्लाई किया, तो जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर आप रिएक्शन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हीट ऑफ रिएक्शन भी उससे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान रखना है जो हम लोगों को बहुत हेल्प करेगा रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए। रिएक्शंस को अगर ऐड करते हो तो हीट ऑफ द रिएक्शन ऐड हो जाता है, रिएक्शन को अगर आप पलट दोगे तो हीट ऑफ द रिएक्शन प्लस से माइनस हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन भी उससे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इनको समझते हुए चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड हीट ऑफ बिलो रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा।
या इजी, चलो अच्छा इजी क्वेश्चन ही लेते हैं अभी। पहला एक ही क्वेश्चन लेते हैं, इजी क्वेश्चन। मीथेन प्लस 2O2 गैस, इससे बनता है CO2 गैस प्लस 2 वाटर। ठीक है, फाइंड हीट ऑफ बिलो रिएक्शन। और गिवन है, देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन, इसको देखो तो गिवन क्या क्या है। इसका हीट दे रखा है, ये भी गैस है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका हीट निकालना है और ये तीन इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये रिएक्शन कैसे निकलेगा। तो अब जब ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वही हिस्स लॉ को ध्यान रखना है कि रिएक्शंस को ऐड करने से के बाद भी, मतलब देखो कि रिएक्शन को एक स्टेप में करो या एक से ज़्यादा स्टेप में करो तो हीट सेम होता है। और बाकी रिएक्शन की प्रॉपर्टी, रिएक्शंस को ऐड करते हीट ऐड हो जाता है, रिएक्शन को पलट दोगे हीट प्लस से माइनस हो जाएगा, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेंगे तो वही आ जाएगा। तो हमें ये तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है और इसको देखो निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो मीथेन रिएक्टेंट में है, ठीक है, और यहाँ पे मीथेन बन रहा है, तो हम लोगों को इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। देखो जो जो आपको चाहिए उसको देखो, मीथेन रिएक्टेंट में है और यहाँ मीथेन प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन को पलटना पड़ेगा, ये पहली बात। वाटर देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में है, पर यहाँ वाटर देखो 2 है, तो ये एक ही है, तो इसलिए इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे तो सही है CO2 प्रोडक्ट में। देखो हमें जो जो दिख रहा है वो देखो, पहली बात मीथेन प्रोडक्ट में, मीथेन रिएक्टेंट में चाहिए तो इसको पलटना पड़ेगा। वाटर यहाँ पे 2 है और वाटर यहाँ पे एक ही है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें CO2 प्रोडक्ट में CO2 ठीक है, तो वो काम करते हैं। चलो वो काम कर देते हैं। सबसे पहले मीथेन यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट में है, ठीक है, और मीथेन यहाँ पे प्रोडक्ट में, तो हमें रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। तो मैं इसको रिवर्स करके लिख देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ। देखो रिएक्शन को मैं पलट देता हूँ, आप लेकिन पूरा लिखना, मैं रिएक्शन को यहीं पे पलट देता हूँ। मतलब कि रिएक्शन को आप पलट दो तो C सॉलिड बनेगा और 2H2 गैस। जैसे रिएक्शन पलटेगा तो हीट क्या होगा, हीट प्लस से हो जाएगा माइनस। रिएक्शन को पलट दिया तो हीट होगा प्लस से माइनस, ठीक है। ये अब देखो ये काम हो गया कि रिएक्टेंट में आ गया। हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि भाई जो चाहिए उसमें क्या क्या है। ये रिएक्टेंट में आ गया, सही है, मस्त है। अब यहाँ पे 2 वाटर चाहिए और वाटर तो सिर्फ एक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 मतलब रिएक्शंस को हमने पूरे के पूरे रिएक्शन को देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या क्या होगा, मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ इंटू 2 तो 1 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 2, मतलब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हीट भी डबल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा -500 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और बाकी CO2 तो ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अब आप बस तीनों को ऐड कर दो, बस ऐड करो, देखो आंसर आ जाएगा। देखो ऐड करते क्या होगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट गया, कार्बन से कार्बन कट गया, क्या क्या बचा, मीथेन बचा, ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन बचा, एक CO2 बचा और 2 वाटर बचा। जब रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो हीट ऐड हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, क्या होगा -200 प्लस -500 प्लस -400, तो ये होगा -1100 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये इसका आंसर। तो जब आप हीट को ऐसे ऐड करोगे तो रिएक्शंस को ऐसे ऐड करोगे तो हीट भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हीट ऑफ द रिएक्शन होगा। तो ऐसे अगर आपको कोई रिएक्शन दिया तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आपको आ रहा होगा ये।
तो हम लोग इस पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी, चलो एक हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन भी चलो नहीं करते, अभी नहीं करते, आगे करेंगे, मतलब क्योंकि हम लोगों को इस पूरे सेक्शन में यही करना है पूरा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सेक्शन है इसमें न्यूमेरिकल बहुत बहुत सिंपल आता है, जैसे मैंने जो पीछे किया वही बहुत ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना, कुछ करना नहीं होगा, बस ऐसे रिएक्शन को ऐड करोगे आंसर आ जाएगा। तो इस सेक्शन के न्यूमेरिकल वेरी वेरी सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान से ऐड करना, अदरवाइज प्लस माइनस में आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब नीचे लिखते हैं किरचॉफ्स लॉ। तो देखो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। किरचॉफ लॉ हम लोगों को हीट ऑफ द रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर में डिटरमाइन करने पे हेल्प करता है। तो इसमें नीचे लिखो दिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन द हीट ऑफ द रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। टू डिटरमाइन द हीट ऑफ द रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे हीट ऑफ द रिएक्शन को निकालने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो हीट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच के टर्म में भी हो सकता है, डेल्टा ई के टर्म में भी हो सकता है, दोनों के टर्म में लिखते हैं। देखो होता क्या है, अगर आपको हीट ऑफ द रिएक्शन मान लेते सेकेंड टेम्परेचर पे निकालना है, मतलब ये, तो उसको इनिशियल वाले में और आपको ऐड करना होगा क्या, एन डेल्टा सी पी और डी टी और टेम्परेचर T1 से T2, ठीक है, ये होगा। इसमें नीचे लिखो क्या है, जब टेम्परेचर T1 है तो ये डेल्टा H1 था हीट, और टेम्परेचर T2 पे डेल्टा H2 होगा, ये दिया होगा और इसको निकालना होगा, इस तरीके से लिखते हैं। अरे वही जो Cp का फॉर्मूला, वही मतलब जो डेल्टा H का फॉर्मूला वही लिखो और कुछ नहीं, ये N है, ये N मतलब आपका मोल, ठीक है। इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो वेयर डेल्टा H1 इज हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड डेल्टा H2 इज हीट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन है T1 पे, ये हीट ऑफ रिएक्शन है T2 पे, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। अब इसमें देखो पहली बात तो डेल्टा Cp क्या होता है, तो लोग डेल्टा Cp का क्या होता है बहुत से मतलब निकालते हैं, पर आप समझो डेल्टा Cp का क्या मतलब, पहले इसको समझो। जैसे मान लो A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B, ये देखो पहली बात C टाइम्स C और D टाइम्स D। लोग बोलते हैं कि सर इसमें डेल्टा Cp जो है वो दो अलग अलग टेम्परेचर का Cp, नहीं, ये नहीं है डेल्टा Cp। देखो है क्या, पहले समझो। Cp का मतलब है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो क्या होता है अलग अलग का अलग अलग होता है, मतलब जैसे हाइड्रोजन का मान लो Cp अलग होगा, ऑक्सीजन का Cp अलग होगा, वाटर का Cp अलग होगा, नाइट्रोजन का Cp, मतलब सबके Cp अलग अलग होते हैं। तो ये जो डेल्टा Cp जो होता है एक्चुअल में, देखो डेल्टा Cp का मतलब क्या है, इसका मतलब है Cp ऑफ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन का Cp होता है। अरे क्यों, हम लोग जब हीट कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ा रहे, जब टेम्परेचर को चेंज कर रहे, मतलब बढ़ा रहे घटा रहे जो भी करें, हम लोग जब टेम्परेचर को जब चेंज करते हैं तो हम लोगों को मतलब क्या है कि रिएक्शन का स्टडी करना है। जब टेम्परेचर को चेंज करें तो हम लोग रिएक्शन का स्टडी करें, तो हम लोगों को रिएक्शन का Cp चाहिए। तो ये डेल्टा Cp क्या, रिएक्शन का Cp। रिएक्शन का Cp का मतलब कि ये जो लिखा है उसको देखना है। देखो A का Cp अलग होगा, B का Cp अलग होगा, C का अलग होगा, D का अलग। तो डेल्टा Cp का मतलब क्या होगा, A टाइम्स मतलब पहले C, देखो ये को C टाइम्स क्या हो, Cp ऑफ C लेना होगा, Cp ऑफ C, अरे जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस होगा D टाइम्स Cp ऑफ D माइनस A टाइम Cp ऑफ A और माइनस B टाइम्स Cp ऑफ B, ये लेना होता है, ये डेल्टा Cp होता है, ठीक है, ये डेल्टा Cp होगा। तो डेल्टा Cp का मतलब होता है Cp ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं चलो एक एग्जांपल दिखा देता हूँ क्या इसका मतलब है। जैसे मान लो भाई नाइट्रोजन वाला ही कर लेते, अभी वही अमोनिया वाला है, N2 प्लस 3H2, इससे बनेगा 2 अमोनिया, ठीक है। तो जैसे आपको मान लेते हैं डेल्टा C, मान लेते ऐसा समझो ये रिएक्शन सपोज करो 200 डिग्री पे करवाया, उसका डेल्टा H गिवन है, और ये रिएक्शन को अगर 400 डिग्री पे करवाएंगे तो उसका डेल्टा H निकालना है। तो वैसा सॉल्व करने के लिए भाई रिएक्शन का Cp तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो रिएक्शन का Cp क्या होगा, देखो ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम क्या करेंगे, Cp ऑफ अमोनिया दिया रहेगा क्वेश्चन में, टेंशन मतलब दिया रहेगा, माइनस क्या करेंगे, मतलब इनके Cp गिवन होंगे, डेल्टा Cp ऑफ रिएक्शन उससे आ जाएगा। तो क्या होगा इसमें
माइनस Cp ऑफ नाइट्रोजन और -3 टाइम Cp ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका Cp को -3 टाइम Cp ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखो डेल्टा Cp जो होगा रिएक्शन का वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर टेम्परेचर का मान लो फैक्टर आया तो इसको रख के इंटीग्रेट करना है, अगर वो कांस्टेंट हुआ तो इसमें नीचे लिखते इफ डेल्टा Cp इज कांस्टेंट। मान लो अगर रिएक्शन का Cp कांस्टेंट है तब क्या होगा, तब ये बाहर आ जाएगा, फिर हो जाएगा डेल्टा H2 क्या हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस क्या होगा NCP बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 अगर कांस्टेंट है तो। अगर मान लेते हैं अगर Cp कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, नॉर्मली कांस्टेंट ही रहता है, जेई मेन और नीट में तो कंफर्म कांस्टेंट होगा, फिर बाहर आ जाएगा। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका होता है डेल्टा Cp, मतलब ये होता है हीट ऑफ द रिएक्शन एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे हम लोगों ने Cp के लिए किया वैसे मतलब जैसे हम लोगों ने डेल्टा H के लिए किया वैसे डेल्टा E के लिए भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा यूज पड़ता नहीं, पर फिर भी लिख लो, मतलब लिख लो यूज पड़ सकता है। तो देखो अगर डेल्टा E, अरे इंटरनल एनर्जी, अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ तो डेल्टा H, रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ तो डेल्टा E। तो डेल्टा E क्या होगा डेल्टा E2 इक्वल टू डेल्टा E1, जो होगा टेम्परेचर T1 से T2 वही N डेल्टा Cv dt। वही अब लिख लो, इसमें क्या क्या लिखो, वेयर डेल्टा E1 इज, देखो ये हीट ऑफ रिएक्शन ही है, ठीक है, पर ये कब वहां हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हीट ऑफ रिएक्शन ही, पर यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें लिखो वेयर डेल्टा E1 इज हीट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 एंड डेल्टा E2 इज हीट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। डेल्टा Cv इज मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये हीट कैपेसिटी है केमिकल रिएक्शन के। इसमें नीचे लिखो फिर इफ डेल्टा Cv इज कांस्टेंट, अगर मान लो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा E2 इक्वल टू क्या होगा डेल्टा E1 प्लस क्या होगा N डेल्टा Cv T2 माइनस T1, ठीक है, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें नीचे लिखो इफ हीट ऑफ गिवन रिएक्शन इज, मतलब गिवन डेल्टा इज गिवन इज -100 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन, याद रखना टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड द हीट ऑफ above reaction at 500 Kelvin, find heat of above reaction at 500 Kelvin, ठीक है। ये इसमें आपके पास क्या होगा, मतलब इसमें जो Cp जो होगा एक्चुअल में Cp ऑफ SO2 एक्चुअल में क्या होगा, ठीक, ये वैल्यू होगी। इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ और है एक्चुअल में, इसमें n आपका हट सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब डेल्टा Cp लिखा तो उसमें ये जो n एक्चुअल में n का मतलब होता है मोल, हमने ऑलरेडी इस मोल को कंसीडर कर लिया है एक्चुअल में। जब डेल्टा, मैं वही सोचा था जब डेल्टा Cv या जब डेल्टा Cp लिख रहे थे तो हम लोगों ने ऑलरेडी मोल कोएफिशिएंट इसका लेके कंसीडर किया ना ये। तो आप एक काम करो, दोनों फॉर्मूले में n को हटा दो, मतलब पिछले वाले में भी, और पिछला जो डेल्टा H लिखा था, H का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें n को हटा दो, मोल की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जब ऑलरेडी डेल्टा Cv कर रहे थे तो मोल को कंसीडर किया है। तो आप दोनों, मतलब पिछले वाले फॉर्मूले में n को हटा दो, यहाँ पे भी n को हटा दो, अरे मोल ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है भाई, तो n को हटा दो,
ठीक है, n को हटा दो, मोल को ऑलरेडी इसमें कंसिडर कर लिया है डेल्टा सीपी में। तो देखो कैसे होगा, डेल्टा सीपी क्या होगा, ऑलरेडी मोल को लिया है, तो देखो क्या होगा, ये होगा 2 टाइम्स सीपी ऑफ SO3 माइनस होगा, मोल हटा देना दोनों फॉर्मूले से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वही मोल देखो ले रहे ना, वो 2 मोल है तो इसको ले रहे हैं मोल इसमें, माइनस होगा CP ऑफ 2 टाइम SO2 माइनस CP ऑफ O2। और जूल पर मोल पर केल्विन ही होता है ये, तो 2 टाइम क्या होगा SO2 मतलब कि कितना 100 है और माइनस ये 80, ठीक है, तो ये क्या होगा 240 माइनस 280, तो ये होगा -40 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये CP की वैल्यू हुआ, तो हमें डेल्टा S2 निकालना है, तो देखो क्या होगा, जो कांस्टेंट ही आ रहा है तो कितना होगा डेल्टा H1 और ये होगा प्लस डेल्टा CP, इसको T2 माइनस T1, ठीक है। n हटा दो, n की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें देखो मोल का फैक्टर मतलब मोल का फैक्टर ले लिया, n हटा सकते हो, ठीक है, n की जरूरत नहीं, n हटा दो। फिर क्या होगा, ये -100, ये ध्यान रखना है किलो जूल है, ये किलो जूल है, फिर प्लस डेल्टा CP मतलब -40, ठीक है, -40, और देखो टेम्परेचर का डिफरेंस, ये याद रखना है कि ये किलो जूल और ये सब जूल है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होगा 500 माइनस 300, ठीक है। और ये बात को ध्यान रखना है कि ये जूल है वो किलो जूल, तो इसलिए इसको 1000 से डिवाइड करना होगा तभी तो किलो जूल बनेगा। तो ये क्या होगा, दिस विल बी -100, ये माइनस मतलब प्लस टाइम क्या होगा -40 इंटू 200 अपॉन क्या होगा 1000, तो ये कट कर दो ये पूरा, तो क्या होगा दिस विल बी -108 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इसका जो हीट होगा वो होगा -108 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपका हीट ऑफ द रिएक्शन होगा, ठीक है। ये तो वही डेल्टा CP, ये CP दिया था तो डेल्टा CP निकाला और ये फॉर्मुलेस कर लिया, ठीक है। ये तो ये हम लोगों का इसका आपका आंसर आएगा। तो ये था आपका किरचॉफ लॉ। हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करके क्या करते हैं कि आपका अलग अलग मतलब एक टेम्परेचर का हीट दिया होता है, दूसरे टेम्परेचर का हीट निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपका किरचॉफ लॉ होता है। तो किरचॉफ लॉ को लिखने का एक तरीका और है, हम लोग वो भी मतलब इसी को दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, बस एक बार लास्ट टाइम लिख देते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो देखो क्या होगा, इसको कई बार ऐसा भी लिखा रहता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CP। इफ डेल्टा CP इज कांस्टेंट मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो या फिर इसको लिखा जाता है डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 अपॉन अरे आप उन्हीं को रीअरेंज करोगे ऐसा भी, तो ये डेल्टा CP। तो ये लिखना चाहो लिख लो, और ये फॉर्मूला कहाँ पे, व्हेन डेल्टा CP एंड डेल्टा CV आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अदरवाइज अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो योगा किरचॉफ लॉ, इसके आगे अब हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।